1950 के दशक के अंत और 1960 के शुरुआती दिनों में लॉस एंजेलिस और कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक दहशत से भरा आतंक फैला हुआ था। जब एक सीरियल किलर अपनी दरिंदगी का निशाना केवल बूढ़ी महिलाओं को बना रहा था। यह किलर न सिर्फ उनका बलात्कार करता, बल्कि उन्हें बेहद क्रूर तरीके से मार देता। उसके क्रूरता की वजह से इलाके में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था, खासकर वृद्ध महिलाओं के बीच। डर इतना था कि वे घर से निकलने में घबराती थीं। यह कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे पूरी दुनिया बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जानती है। इस किलर की कहानी को हम शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी कई क्राइम की सच्ची घटनाओं के बारे में जान सके। सबसे पहले 28 मई 1959 की घटना को हम जानते हैं। उस दिन 57 साल की एक महिला रुथ ग्विन जहां काम कर रही थी, वह वहां से काम निपटा कर घर लौट रही थी। तब समय दोपहर का था और रुथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक एक पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला। वह आदमी एक मोटा डंडा पकड़े हुए था और बिना कोई चेतावनी दिए रुथ पर हमला कर दिया। रुथ इससे पहले कुछ समझ पाती, उसने उसे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और पार्किंग एरिया में ले आया। वहां उसने रुथ के साथ बलात्कार किया। रुथ की चीखें कुछ लोगों ने सुन लीं और वे उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, वह आदमी वहां से भाग चुका था। घायल रुथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। रुथ के साथ पहले भी एक हादसा हो चुका था। 7 साल पहले एक कार में सवार आदमी ने उसे जबरदस्ती अंदर खींचने की कोशिश की थी। रुथ उस समय बच गई थी, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि यह घटना बाउंसिंग बॉल किलर से संबंधित नहीं है, पर रुथ की हत्या की यह घटना इस सीरियल किलर की क्रूरता की शुरुआत को दर्शाती है। रुथ की हत्या के लगभग 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को एक और दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस बार शिकार बनी अमांदा रॉकफेलो, जो 73 साल की बुजुर्ग महिला थीं। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश उसके घर के पास छोड़ दी गई थी। तब पुलिस ने इस मामले की जांच तो की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। उसके बाद से हत्याओं की एक सीरीज शुरू हो गई, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। 10 फरवरी 1960 को 60 साल की एन कॉटर की हत्या चर्च जाते समय कर दी गई। उसके साथ भी बलात्कार किया गया था और गला दबाकर मारा गया था। 2 मई 1960 को अल्मायारा मिलर नाम की एक महिला की हत्या उसके घर में की गई थी। पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी तरह 13 मई को 60 वर्षीय एल्वा ग्रीन की हत्या उसके फ्लैट में हो गई और पुलिस की जांच में पता चला कि एल्वा के साथ भी बलात्कार हुआ था और उसका घर लूट लिया गया था। 20 जून को 72 वर्षीय ग्रेस मूर की भी हत्या हो गई। ये हत्याएं पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थीं। शहर में बुजुर्ग महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगी थीं। पुलिस के पास न तो हत्यारे की कोई पहचान थी और न ही कोई ठोस सबूत। 26 जून 1960 को मर्सिडीज लैंग्रोन की हत्या हुई। उसके साथ भी बलात्कार किया गया और चादर से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार हत्यारे को किसी ने देखा था। मर्सिडीज की सहेली एडेला विलियम्स, जो उस वक्त काम से लौट रही थी, उसने अपार्टमेंट से एक आदमी को बाहर जाते हुए देख लिया था। वह आदमी अश्वेत था, करीब 6 फीट लंबा और सेहत से भी अच्छा खासा था। उसने काले धूप के चश्मे पहने हुए थे और एक सफेद गेंद उछाल रहा था। एडेला ने जो हुलिया पुलिस को बताया, उसी से उसका नाम बाउंसिंग बॉल किलर पड़ा। पुलिस ने उसके हुलिये के आधार पर स्केच तैयार कराया और शहर में जगह-जगह चिपकवा दिया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस को खबर मिली कि स्केच से मिलता जुलता एक व्यक्ति एक मॉल में देखा गया है। उसके हाथ में भी वही सफेद गेंद थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम नोबल हार्पर था और वह बस धोने का काम करता था।
उसका चेहरा स्केच वाले व्यक्ति से मेल खा रहा था, लेकिन उसकी लंबाई कुछ ज्यादा थी। जांच में साफ हो गया कि हार्पर वह व्यक्ति नहीं था जिसकी पुलिस को तलाश थी और उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद 10 जुलाई 1960 को सैन डिएगो में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसकी शक्ल स्केच से हूबहू मिलती थी और उसके जूते भी वही थे जो एडेला ने बताए थे, लेकिन जांच में उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला और उसे भी छोड़ना पड़ा। पुलिस अब तक कातिल को पकड़ने में नाकाम रही थी और जनता में डर का माहौल और बढ़ता जा रहा था। कई लोग अब पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाने लगे थे। कुछ ही दिनों बाद एक कॉलेज अपार्टमेंट में एक महिला की चीख सुनाई दी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को कार में बैठते देखा। वह आदमी 35 वर्षीय रेमंड वार्ड क्लेमेंस था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आसपास की तलाशी ली। वहां उन्हें नीना थरोन नाम की महिला की लाश मिली, जिसका गला दबाकर मारा गया था। क्लेमेंस ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली और पुलिस को बताया कि वह बाउंसिंग बॉल किलर है। पुलिस ने क्लेमेंस का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, जिसमें उसने नीना की हत्या की बात कबूल की, लेकिन बाउंसिंग बॉल किलर होने की बात झूठ निकली। क्लेमेंस को नीना की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन असली बाउंसिंग बॉल किलर अब भी आजाद घूम रहा था। समय के साथ हत्याएं कम होती गईं और धीरे धीरे लोग इस सीरियल किलर को भूलने लगे। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि बाउंसिंग बॉल किलर कौन था। क्या वह कभी पकड़ा गया या फिर वह कहीं छिपा ही रह गया। बाउंसिंग बॉल किलर के केस ने न केवल पुलिस बल्कि समाज में भी गहरा असर डाला था। लोग पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने लगे थे। मीडिया में हत्याओं की खबरें फैल रही थी और लोग दिन ब दिन ज्यादा डरे हुए थे। बुजुर्ग महिलाएं जो आमतौर पर शाम को चर्च या बाजार जाने के लिए निकलती थीं, अब घरों में ही बंद रहने को मजबूर थीं। उनके परिवार वाले भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और यह डर शहर के हर कोने में फैलता गया। इस तरह के किलर के खिलाफ पुलिस की असफलता से उनके काम पर सवाल खड़े हो रहे थे। जनता ने पुलिस की हरकतों को ढीला और बेअसर समझा और अधिकारियों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ता गया। कई बार ऐसा देखा गया कि पुलिस ने कुछ अहम सुरागों को नजरअंदाज किया। जब नोबल हार्पर को गिरफ्तार किया गया, तब लोगों को उम्मीद थी कि वह असली किलर हो सकता है, लेकिन उसकी लंबाई और वजन के अंतर के बावजूद पुलिस ने जल्दबाजी में उसे पकड़ लिया और बिना पर्याप्त सबूतों के ही उसे दोषी ठहराने की कोशिश की। इससे जनता का विश्वास और कम हो गया। क्लेमेंस की गिरफ्तारी के बाद एक और उम्मीद जागी थी, लेकिन जैसे ही उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में झूठ बोला, यह साबित हो गया कि वह बाउंसिंग बॉल किलर नहीं था। एक के बाद एक हत्या की घटनाओं के बावजूद पुलिस इस रहस्यमय किलर का सुराग नहीं लगा पाई। कई संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी के भी खिलाफ ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। पुलिस की यह नाकामी जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। लोगों का मानना था कि अगर पुलिस ने समय पर सही कदम उठाए होते तो शायद इस सीरियल किलर को जल्द ही पकड़ लिया जाता और औरतों की हत्याओं का सिलसिला रुक सकता था। लेकिन हर बार पुलिस को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अगर आपको इस कहानी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसी सच्ची और रहस्यमयी अपराध कहानियों से रूबरू करा सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।